सेल्फ निशांत। आज बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में बच्चों हम सबसे पहले वेटेज जान लेते हैं कि ये चैप्टर का वेटेज कितना है। ये चैप्टर में सेक्शन डी में एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा? 4 मार्क का। तो सेक्शन डी में 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा एंड सेक्शन ए या बी में VSQ या फिर MCQ ये आ सकता है। यानी कि टोटल ये चैप्टर की वेटेज कितने की हुई बच्चों? 5 मार्क की हुई। कितनी हुई? 5। जिसका सेक्शन डी में एक पूरा 4 मार्क का बच्चों हम क्या है क्वेश्चंस पढ़ने वाला है। अब बच्चों सेक्शन डी में जैसे कि आप गुडविल बहुत इजी चैप्टर आपको लग रहा है, रिकंस्ट्रक्शन में सेक्रीफाइस और गेनिंग इजी लग रहा है, ये भी चैप्टर पूरा बच्चों इजी है। आपको सिर्फ क्या होने चाहिए? कंसेप्ट। बच्चों मैं आपको बीट मार के बोल रहा हूँ, ये पूरे आपने अगर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की पूरी कंसेप्ट और इसके साथ आपकी बुक के सारे इलस्ट्रेशन देख लिए तो आपका क्या हो जाएगा? ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आप 4 में से 4 मार्क क्या है बच्चों ला सकते हो। लेकिन सबसे पहले बच्चों मैं आपको रट्टा नहीं मराऊंगा, आपको प्रैक्टिकल लाइफ का कंसेप्ट बढ़ाने वाला हूं। क्यों? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप आगे जाके सीए करेंगे, क्या करेंगे? सीए, या फिर आप आगे जाके क्या करेंगे बच्चों? बीकॉम करेंगे, बीबीए, ये चैप्टर आपका ऑलवेज आने वाला है। तो यानी कि क्या हुआ बच्चों कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकली समझे कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि कोई भी बिजनेस होता है जिसमें कैश इन भी होती है, कैश इनफ्लो होता है, हर रोज कैश आता है और बिजनेस में से कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब कैश जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है बच्चों कि बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसका हिसाब रखना बहुत जरूरी है, उसका हिसाब रखना जरूरी है। इसलिए कंपनी क्या करती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। क्या प्रिपेयर करती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां से हमें पता चल जाए कि हमारे बिजनेस में कितनी कैश इनफ्लो है और कितनी कैश आउटफ्लो है बच्चों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरली कोई भी कंपनी है, जनरली हम कंपनी के बारे में बात कर रही है क्योंकि पार्ट 2 आपका पूरा कंपनी के रिलेटेड है। कोई भी कंपनी है वो जनरली 3 एक्टिविटी में काम करती है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? डे टू डे एक्टिविटी, जो हर रोज उसको करना पड़ता है। सेल्स हर रोज करना पड़ता है, परचेस हर रोज करना पड़ता है, डेटर से पैसा कलेक्शन होता है, क्रेडिटर को देना पड़ता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फिर इन्वेस्टिंग, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग में से कितना कैश आ रहा है। और थर्ड है फाइनेंसिंग, क्या फाइनेंस किया हमने, शेयर इश्यू किए या फिर डिबेंचर इश्यू किए, लोन लिया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी अल्टीमेटली कहां पे इफेक्ट हो रही है, ये चीज हमें बच्चों समझना है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कंपनी जनरली 3 एक्टिविटी में अपना कितना कैश आया, कितना कैश गया, वो क्या करेगी? फाइन करेगी। कौन सी 3 एक्टिविटी बच्चों? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। यानी कि आपको यहाँ पे 3 टाइप के सम्स पढ़ने हैं, 3 में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। अब बच्चों मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डायरेक्टली आपको बता दूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और डायरेक्टली आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के मैं सम कराऊं तो बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम इन डेप्थ क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जज करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी आती है, इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी आती है और फाइनेंसिंग में कौन कौन सी आती है। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट है फर्स्ट एक्टिविटी ऑपरेटिंग को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब बच्चों हम डिटेल में पढ़ते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है। बच्चों यहां पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब मेन एक्टिविटी। क्या हुआ? मेन एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस की मेन एक्टिविटी। दूसरा डे टू डे एक्टिविटीज। क्या होता है? डे टू डे एक्टिविटीज हर रोज करना पड़ता है। आप समझो कि हर बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी क्या होता है। मैं सब बोलूंगा डे टू डे एक्टिविटी में हर रोज बिजनेस कुछ ना कुछ परचेस करता है और कुछ ना कुछ सेल्स करता है। तो परचेस एंड सेल्स डे टू डे होता है हर बिजनेस में, छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस में छोटी मोटी एक्टिविटीज में परचेस और सेल्स तो होती है। दूसरा बोलूंगा डेटर। अगर आप गुड सेल करते हो क्रेडिट पर तो लॉजिकली हर रोज डेटर क्रिएट होंगे। आप कुछ ना कुछ क्रेडिट पे परचेस करते हो तो कोई ना कोई क्रेडिटर क्रिएट होगा। तो लॉजिकली बच्चों हुआ क्या? डेटर, क्रेडिटर, परचेस, सेल्स। अगर आप सेल्स कर रहे हो तो लॉजिकली आप बिल बनाएंगे, बिल में क्या करना पड़ेगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो लॉजिकली इनकम टैक्स। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि डेटर, क्रेडिटर, परचेस, सेल्स, इनकम टैक्स, ये हमारी डे टू डे एक्टिविटी हुई, मेन एक्टिविटी हुई जो हर रोज करनी पड़ती है। तो अगर ये 5 में से कोई भी वर्ड आए, डेटर, क्रेडिटर, परचेस, सेल्स और इनकम टैक्स, कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चों? डेटर, क्रेडिटर, परचेस, सेल्स और इनकम टैक्स। इसमें से 5 में से कोई भी एक एक्टिविटी आए तो लॉजिकली वो एक्टिविटी कौन सी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। कौन सी होगी? ऑपरेटिंग, यानी कि मेन एक्टिविटी। यानी क्या यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि नाइदर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग नहीं है, जो एक्टिविटी फाइनेंसिंग नहीं है, लेकिन जो डे टू डे एक्टिविटी होती है जनरली वो एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? तो आइए 5 वर्ड आप दिमाग में फिट कर दीजिए। कौन कौन सा बच्चों? एक बार रिपीट करो। डेटर, क्रेडिटर,
परचेस, सेल्स और इनकम टैक्स, ये पांचों में से कोई भी वर्ड आए तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी बच्चों? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिव में इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब पैसा आएगा और आउटफ्लो का मतलब बिजनेस में से पैसा जाएगा। अब आप सोचो लॉजिकली, अगर मैं डेटर है, डेटर आज नहीं तो फ्यूचर में 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पैसा देगा, तो ऐसा बोलूंगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से कलेक्शन होने वाली है तो मेरी इनफ्लो हुई, मैंने डेटर को गुड्स सोल्ड किया, 3 महीने की क्रेडिट दी, फ्यूचर में उससे मुझे पैसे आएंगे, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर कैश इनफ्लो होगा। क्या होगा? कैश इनफ्लो। फिर सेल ऑफ गुड्स, यानी कि क्या हुआ, अगर मैं उनको गुड्स सोल्ड करता हूं, क्या सोल्ड करता हूं? गुड्स। लॉजिक है, गुड्स सेल करूंगा, पैसा आएगा, तो सेल ऑफ गुड्स कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग में कैश इनफ्लो। फिर बच्चों इनकम टैक्स रिफंड, कई बार आपका इनकम टैक्स ज्यादा हो जाता है, कई बार आप ज्यादा पे कर देते हो, तो कई बार आपने जो प्रीवियस ईयर का एडवांस में टैक्स पे किया होता है तो कई बार आपको रिफंड मिल जाता है। तो इनकम टैक्स अगर आपने एक्सेस अमाउंट पे किया है तो फ्यूचर में इनकम टैक्स वो आपको क्या कर देगा? वापस कर लेगा या फिर एडजस्ट कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स रिफंड। रिफंड का मतलब पैसा आया तो मेरे लिए इनफ्लो हुआ। तो ये तीनों एक्टिविटी कौन कौन सी? सेल ऑफ गुड्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर और इनकम टैक्स रिफंड, ये किस में आएगा? ऑपरेटिंग में कैश इनफ्लो में। फिर यहाँ पे देखो परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स मैंने परचेस किए, तो लॉजिकली आप कोई भी चीज खरीदते हो, परचेस करते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है, क्रेडिटर को पेमेंट करनी पड़ती है तो पैसा जाएगा। क्रेडिटर से हमने एक गुड्स परचेस पे क्रेडिट पे खरीदा तो फ्यूचर में उसको पे करेंगे। या फिर इनकम टैक्स पेड, लॉजिकली है मुझे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है, तो लॉजिकली वो भी कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑपरेटिंग में आउटफ्लो। यानी कि ऐसा बता सकता हूं कि बच्चों ओवरऑल आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ऑपरेटिंग में डेटर, क्रेडिटर, परचेस, सेल्स और इनकम टैक्स, ये 5 वर्ड आपको माइंड में होने चाहिए। अगर पैसे आ रहे तो कैश इनफ्लो और पैसे जा रहे तो क्या होगा बच्चों? कैश आउटफ्लो। तो ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका पूरा मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इसका पूरा फॉर्मेट है, सम सॉल्व करने के लिए पूरा फॉर्मेट है, और पूरा फॉर्मेट क्या करेंगे बच्चों? हम डिस्कस करेंगे, यही पार्ट में कंटिन्यू रहेगा, तो बच्चों आपको इसी तरीके से क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्टेटमेंट है बच्चों। अब स्टेटमेंट इतना बड़ा है, स्टेटमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट देख के डर जाते हैं कि सर इतना बड़ा स्टेटमेंट हमारे बनाना पड़ेगा। बच्चों पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसका स्टेटमेंट में सबसे पहले आप पर्टिकुलर और अमाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर और अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या दिया होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको लिखना है पीबीटी, वो पीबीटी में करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस करना है। क्या माइनस करना है? करंट ईयर का प्रीवियस। आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे सर कैसे? यहाँ पे ध्यान रखो, आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको प्रॉफिट दिया होगा करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का क्या दिया होगा? प्रॉफिट। 45,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो आपका जो 15,000 है वो पहले बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पहले कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आने वाला है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें करंट ईयर में से क्या माइनस करेंगे? प्रीवियस ईयर, तो हमें वो मिल जाएगा। फिर ऐड, फिर लेस, क्या क्या इसमें चीज आएगी वो पहले समझते, लेकिन पहले फॉर्मेट याद कर लो। पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर ऐड, फिर लेस, फिर ऐड, फिर लेस और फिर लेस। इज दैट क्लियर? तो किस तरह याद रखो बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेटमेंट? सबसे पहले ऐड, फिर लेस, फिर ऐड, फिर लेस और फिर लेस। तो फॉर्मेट क्या रहेगा? कैश फ्लो ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें से करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, कुछ चीज ऐड होगी फिर लेस होगी, फिर ऐड, फिर लेस और फिर आपको क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो का आंसर। क्लियर? तो ये पहले बच्चों क्या करो, आप फॉर्मेट याद कर दो। क्या रखना है? ऐड लेस। तो ये फॉर्मेट आपका हो गया। अब बच्चों यहां पे आपको मैंने बताया, क्या बताया कि भाई कुछ चीज ऐड करेंगे, कुछ चीज लेस करेंगे, फिर ऐड, फिर लेस और फिर लेस। लेकिन कौन सी चीज ऐड होगी और कौन सी चीज लेस होगी? अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला जो है वो ऐड का है। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस है और जितने भी बिजनेस के लॉसेस है, बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस है और बिजनेस के जितने भी लॉसेस है वो सब क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। तो पहले याद कर लो कि बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस कौन से चेक कीजिए। डिक्रीज रिटर्न ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट अगर हमारी कम हो रही है, इनटेंजिबल एसेट का मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, अगर वो हमारा डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट है जैसे कि डिबेंचर डिस्काउंट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या कर लेंगे बच्चों? ऐड कर लेंगे।
डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन, अगर क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन दिया है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। तो पहले दो चीज डिक्रीज हो रही, कौन कौन से, इंटेंजिबल एसेट डिक्रीज हो रही और दूसरा क्या डिक्रीज हो रहा है, फिक्टिशियस एसेट, फिर डेप्रिसिएशन। फिर बच्चों दो चीज करंट ईयर की, कौन कौन सी, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का एंड प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का। क्या याद रखो, 2 साल की दो चीजें आएगी, कौन कौन सी, पीएफटी प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का और प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा। बच्चों टोटल कितनी चीज हुई, 5। पहले वापस से रिपीट करो, पहला होगा क्या हमारा होगा इंटेंजिबल एसेट अगर डिक्रीज हो रही है, दूसरा क्या होगा फिक्टिशियस एसेट डिक्रीज हो रही है, फिर डिप्रिसिएशन, फिर करंट ईयर की दो चीज पीएफटी ऑफ करंट ईयर एंड प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड कर रहे हैं, हमारा कोई भी इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं हम, डिविडेंड पेड कर रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर हम कोई रिजर्व में चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, रिजर्व में अगर कोई भी चीज ट्रांसफर कर रहे हैं तो लॉजिकली अगर हमारा रिजर्व डिक्रीज हो रहा है, इन शॉर्ट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। और लास्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अगर कोई भी चीज आपने लॉस के साथ सेल की है, असेट्स लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी फर्नीचर, तो वो भी बच्चों क्या हो जाएगी हमारी ऐड। यानी कि शॉर्ट में बच्चों हमारा टोटल एक्सपेंसेस कौन कौन से, हम यहाँ पे बाजू में एक लिस्ट बनाते हैं, पहला डिक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है, इंटेंजिबल असेट्स और दूसरा फिक्टिशियस एसेट्स, फिर याद रखो डेप्रिसिएशन, क्या होगा डेप्रिसिएशन, फिर करंट ईयर की दो चीज पीएफटी एंड प्रपोज डिविडेंड, पीएफटी एंड प्रपोज डिविडेंड, वो क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा। फिर बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, अगर कोई भी असेट हमने लॉस के साथ सेल की है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फिर बच्चों हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड, अगर हम इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड ये कुछ भी चीज कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और लास्ट ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई भी रिजर्व अगर हमारा ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये थोड़ा प्रैक्टिकली समझाओ ना, बच्चों मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। एक क्वेश्चन दिया है, डेप्रिसिएशन कितना था पहले 90,000, अब कितना हुआ 70, तो लॉजिकली पहले 90 था, अब कितना हुआ 70, तो बच्चों 20,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 20,000, क्या था डेप्रिसिएशन 90, कितना हुआ 70, कितना कम हो रहा है 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। वैसे चीज एक और देखो, गुडविल, गुडविल कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल है, पहले कितनी थी बच्चों 40, अब कितनी हुई 55, तो लॉजिकली क्या होगा 15,000 ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही ये फॉर्मेट में बच्चों क्या याद रखना है आपको, कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट की लिस्ट ये है आपके सामने, फिक्टिशियस एसेट की मैंने लिस्ट बनाई है, करंट एसेट आगे जाके आएगा उसकी भी लिस्ट है, तो लॉजिकली आपके पास ये नोट्स रेडी है बच्चों। तो आपको अगर ये नोट्स सही है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो कि बच्चों आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको समझने में क्या हो जाएगा बच्चों, इजी हो जाएगा। तो इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट, इंटेंजिबल की लिस्ट आपके सामने, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और सॉफ्टवेयर, यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट की आपके पास लिस्ट है, प्रीमियम एक्सपेंस है, अंडर राइटिंग कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और डिबेंचर डिस्काउंट। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि आपको मैंने ऐड का पूरा लिस्ट समझा दिया, इतनी चीज याद करो ऐड में, आपका काम हो जाएगा आसान। नेक्स्ट लेस, ऊपर से उल्टा, ऊपर क्या था लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, नीचे क्या हो जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स। ऊपर लॉस ऐड कर रहे थे, एक्सपेंस ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या है गेन ऑन सेल ऑफ असेट लेस होगा। ऊपर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड था, यहाँ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड है। ऊपर से उल्टा एक्सपेंस एंड लॉसेस ऐड, इनकम एंड गेन क्या करेंगे हम लेस करेंगे। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड, ऊपर क्या था रेंट पेड, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों रेंट रिसीव्ड। तो ये हमारा इतना चीज क्या हो जाएगा बच्चों लेस हो जाएगा। ऊपर जो क्या है उससे उल्टा, ऊपर लॉस नीचे गेन, ऊपर पेड नीचे रिसीव, ऊपर रेंट पेड नीचे रेंट रिसीव। तो यहाँ पे बताऊंगा बच्चों गेन और कोई भी अगर हमें रिसीव हुए इनकम वो हमारी क्या हो जाएगी लेस। तो बच्चों फॉर्मेट में मैं ऐसा बता सकता हूँ, एड में सारे लॉसेस और एक्सपेंस मैंने समझा दिए, यहाँ पे सारे गेन और इनकम, तो ऐड लेस पहले दो हो गए, अब बाकी के ऐड लेस, ध्यान से सुनो ऐड लेस बाकी में क्या क्या आएगा। बाकी के ऐड और लेस में बच्चों हमारी करंट असेट्स और हमारी करंट लायबिलिटी, बाकी जो करंट असेट्स है और करंट लायबिलिटी है उसके रिलेटेड है। अगर हमारी इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, अगर हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है इंक्रीज, तो क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ऐड। और हमारी करंट एसेट है वो डिक्रीज हो रही है तो भी क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब याद करने का तरीका बच्चों, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर रहे हैं, तो लॉजिकली करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है उसको भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो ऐड किया उससे उल्टा, ऊपर इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी था तो नीचे क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, ऊपर डिक्रीजिंग करंट एसेट था तो नीचे क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग करंट एसेट्स। तो सिंपल फंडा पहले याद कर लो, पहले ऐड लेस कर लिया एक्सपेंस लॉस का, दूसरा ऐड लेस किसका करेंगे हम बच्चों वर्किंग कैपिटल का, यानी कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का। याद करो पहले ऐड,
अगर मेरी करंट लाइब्रेरी, अगर मेरी बच्चों करंट लाइब्रेरी इंक्रीज हो रही है तो ऐड करूंगा, अगर मेरी करंट असेट्स डिक्रीज हो रही है तो भी ऐड करूंगा। अब ऊपर से उल्टा, अगर यहाँ पे करंट लाइब्रेरी ऐड कर रहा था जब इंक्रीज हो रही थी, तो करंट लाइब्रेरी डिक्रीज हो रही है तब लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे करंट असेट मेरी लेस हो रही थी तब ऐड कर रहा था, तब इंक्रीज हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो सिंपल बच्चों, ये ऐड और लेस का आपको फॉर्मेट क्या करना है, याद करना है। करंट लाइब्रेरी इंक्रीज हो रही है तो ऐड, तो उससे उल्टा सब चीज हो जाएगा। वो इंक्रीज हो रही है तो ऐड कर रहे हैं, तो वो डिक्रीज हो रही है तो माइनस करो। डिक्रीजिंग करंट एसेट ऐड कर रहा हूं तो लॉजिकली इंक्रीजिंग करंट एसेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बच्चों पहले हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट फाइंड किया, जो आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा। फिर बच्चों ऐसा बता सकता हूँ लॉसेस और एक्सपेंस जो हमने पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, गेन और लेस, एड लेस हो जाएगा। फिर मैंने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बता दिया। कई सारे स्टूडेंट्स को करंट एसेट के बारे में नहीं पता है, तो बच्चों यहाँ पे मेरी पूरी लिस्ट बनाई हुई है। स्टॉक करंट एसेट होता है, डेटर करंट एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स होता है, अक्रूड इनकम करंट एसेट होता है, बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स होता है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज होती है, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड इनकम ये हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम पुटअप कैसे करेंगे, एक मिनट यहाँ पे ध्यान रखो। स्टॉक कितना है बच्चों हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा स्टॉक कितना है, 60,000 है। कितना है, 60,000। अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये स्टॉक है बच्चों, स्टॉक कितना है मेरा 45, 2017 में कितने का 45, 2018 में कितना है 48, पहले था मेरा 45, अब कितना हुआ 60। स्टॉक इंक्रीज हुआ, स्टॉक यानी कि बच्चों करंट एसेट, अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना है डिक्रीजिंग स्टॉक, कितना डिफरेंस है 15, तो 15 वहां पे लिखने का। वैसे ही डेटर्स, डेटर मेरी क्या है बच्चों, करंट एसेट, पहले कितनी थी 90,000, कितनी थी 90, अब कितनी हुई 50, पहले 90 थी अब कितनी हुई 50, तो लॉजिकली मेरी करंट एसेट क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो यहाँ पे लिखना है डिक्रीजिंग डेटर्स, कितना डिफरेंस है 40,000। बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ऐड लेस में क्या क्या आता है और कौन सी चीज ऐड कौन सी चीज लेस। नेक्स्ट है क्रेडिटर, पहले थे 40 अब 60, हमारे 2017 में 60,000 क्रेडिटर थे, अब कितने के हो गए 40, यानी कि करंट लायबिलिटी मेरी कम हो रही है। करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो माइनस कर दो, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी कितना है 20,000। वैसे बिल्स पेएबल 20 था और 70 हुआ, यानी कि मेरे बिल्स पेएबल इंक्रीज हुए, क्या हुए, इंक्रीज हुए। बिल्स पेएबल का मतलब क्या हुआ, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐड कर दो। यानी कि बच्चों सिंपल आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए कि मेरी ये करंट एसेट है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। अगर करंट एसेट का नहीं पता है तो आपके सामने लिस्ट है, आप साथ साथ में लिखते जाइए तो आपके कंसेप्ट क्या हो जाएंगे बच्चों, क्लियर हो जाएंगे। तो बता सकता हूँ कि बच्चों यहाँ पे मैंने ऐड लॉस एंड एक्सपेंस वाला समझा दिया, गेन वाला समझा दिया, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी समझा दिया। एक चीज बाकी है लास्ट में, वो है लेस वाली, वो है इनकम टैक्स। लेकिन बच्चों यहाँ पे इनकम टैक्स कौन से ईयर का लेंगे हम, करंट ईयर का लेंगे। कौन से ईयर का लेंगे, करंट ईयर। तो मेक श्योर दैट यहाँ पे जो हमारा इनकम टैक्स आएगा वो हम ऑलवेज कौन से ईयर का माइनस करेंगे, करंट ईयर का। तो बच्चों ये फॉर्मेट आप देखो क्वेश्चन में, सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें ऐड कौन कौन से, डेप्री, गुडविल, लॉस, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, यानी कि शॉर्ट में सारे एक्सपेंस और लॉसेस। गेन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ असेट, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐड करो। करंट लायबिलिटी क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया और आपके पास लिस्ट भी है। करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो भी ऐड करो, उससे उल्टा करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लेस करो, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो लेस करो। और लास्ट में क्या माइनस करना है बच्चों, इनकम टैक्स। कौन से ईयर का, करंट ईयर का। ये ऐड लेस करने के बाद जो आपको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा बच्चों, कैश फ्लो का, ऑपरेटिंग का स्टेटमेंट। तो बहुत ही ईजी है बच्चों, प्लीज आपको ये सिर्फ फॉर्मेट याद रखनी है कि हमारी फॉर्मेट में क्या क्या चीज आती है, ऐड लेस और अंदर कौन कौन सी चीज आती है। एक बार आप रिफर कर लेंगे तो भी आपके 4 में से 4 मार्क्स आ जाएंगे। तो बच्चों ये हुआ हमारा ऑपरेटिंग का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब इन्वेस्टमेंट। बच्चों हम आज प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोचो कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो कि नहीं करते? इन्वेस्टमेंट करते हो। क्या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? आपके फादर शेयर्स में, या फिर लैंड में, या फिर बिल्डिंग में, या फिर कोई प्लांट खरीदते हैं, या फिर आपके बिजनेस में मशीनरी लेते हैं, तो लॉजिकली वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। अगर आपने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया लॉजिकली तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हुआ। अगर आपने कोई डिबेंचर खरीदी है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में किया है, तो आप प्रैक्टिकली थोड़ा आप देखेंगे तो बच्चों आपके लिए क्या हो जाएगा? काम आसान। तो कंपनी क्या करती है? कहीं जगह इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करती है? प्लांट है वो इन्वेस्टमेंट है लॉजिकली, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट हमने शेयर्स में किया है, गुडविल, लॉजिकली गुडविल पेड किया। बच्चों हम कहीं पाए क्या होता है, मैं आपको एक लॉजिकली एक प्रैक्टिकली कंसेप्ट बता देता हूँ कि ए कंपनी है और बी कंपनी है, ये परचेसिंग कंपनी है, ये सेलिंग कंपनी है। ये कंपनी इसको क्या है? खरीदना चाहती है। इन्होंने बोला कि हमारी जो कंपनी का प्राइस है वो 10 करोड़ है। कितना है? 10 करोड़। लॉजिकली इन्होंने सब उनके डॉक्यूमेंट और पूरी कंपनी का वैल्यूएशन किया। वैल्यूएशन करने के बाद पता चला कि एक्चुअली ये कंपनी को जो वैल्यू है वो 8 करोड़ है। ये मांग कितने रहे? 10 करोड़। कितने मांग रहे? 10 करोड़। इन्होंने वैल्यूएशन किया तो कितने करोड़ का हो रहा है? 8 करोड़। तो क्यों ये 2 करोड़ ज्यादा मांग रहे? पता है? लॉजिकली बच्चों उनकी गुडविल का। तो ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो 2 करोड़ गुडविल के क्यों पेड कर रहे हैं? क्योंकि उनकी रेपुटेशन है, ये इसके कस्टमर डायरेक्टली इसको मिलने वाले हैं, पहले दिन से इसकी क्या है? कमाई होने वाली है। तो कई बार क्या होता है कि गुडविल पेड आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप क्यों ज्यादा गुडविल पे करते हो? इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप रिलायंस में या फिर कोई लोकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो तो लॉजिकली बच्चों फर्क है कि नहीं है? फर्क है। तो लॉजिकली वो गुडविल पेड क्या होता है? हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होता है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करिए, डिबेंचर में कीजिए, एफडी में कीजिए, म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर्स में, तो उस पर आपको क्या मिलेगा बच्चों? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड होगा। क्या होगा? रिसीव्ड होगा। तो बच्चों आप कट थ्रू याद रखिए माइंड में क्या कि इन्वेस्टमेंट आप किस में करेंगे? लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, फर्नीचर में, या फिर कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर आप कई बार कोई कंपनी की रेप्यूटेड कंपनी को खरीद करते हो तो आप उनकी अमाउंट ज्यादा पे करते हो, तो गुडविल पेड, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए गुडविल का पैसा क्या है? ज्यादा देना पड़ता है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, ये आपके कीवर्ड्स आपके माइंड में होने चाहिए। तो बच्चों याद कर लीजिए ये सारे वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स आए तो आपके दिमाग में कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब पैसा आना और आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना। बहुत ईजी है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखो। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो तो बच्चों क्या आता है? पैसा आता है। तो लॉजिकली आपके लिए क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा। ऐसे ही फर्नीचर सेल करते हो, प्लांट एंड मशीनरी सेल करते हो, इन्वेस्टमेंट सेल करते हो, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड होता है, तो लॉजिकली बच्चों ये कैश इनफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो। तो आपको याद रखना है कि सारी चीज अगर मैं सेल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? सेल, तो मेरे जब में कैश आने वाला है, इसलिए वो क्या होगा? कैश इनफ्लो। लेकिन ये सारी चीज मैं परचेस कर रहा हूं फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए क्या होगा? कैश आउटफ्लो। क्या होगा? कैश आउटफ्लो। तो लॉजिकली ये कीवर्ड्स और कीवर्ड्स में ध्यान रखना है कि अगर मैं सेल कर रहा हूं तो कैश इनफ्लो, और परचेस कर रहा हूं तो पैसे देने पड़ेंगे, जेब से पैसे जाएंगे, तो लॉजिकली क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। तो सिंपल है बच्चों, एक ही चीज याद रखो। क्या याद रखो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये कीवर्ड्स, और आ रहा है तो कैश इनफ्लो, जा रहा है तो कैश आउटफ्लो। तो बच्चों ये होगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब किस तरह आपको पूछते हैं वो भी मैं आपको बता दूं थोड़ा पर्टिकुलर। ये होगा 2017 और ये होगा 2018। लैंड एंड बिल्डिंग ये 10 लाख, ये 12 लाख। 2017 और 2018 की कंपैरिजन करनी है। 2017 में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग कितना था बच्चों? 10 लाख था। कितना था? 10 लाख। अब आप 2018 में कितना हो गया? 12 लाख। तो लॉजिकली 2 लाख की आपकी जो वैल्यू है इंक्रीज हो गई। पहले मेरे पास 10 लाख की लैंड थी, अब कितने की हो गई? 12 लाख। कब 12 लाख होगी बच्चों? जब आप क्या करेंगे? परचेस करेंगे। तो लॉजिकली अगर कोई आपकी असेट्स है, कोई भी असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? इंक्रीज, तो आपके लिए आउटफ्लो है। क्या है? आउटफ्लो। आप पैसे दे रहे हो। अब इससे उल्टा एक फर्नीचर है फॉर एग्जांपल, पहले था 8 लाख, अब उसकी जो वैल्यू है बच्चों वो हो गई 6 लाख। कितनी हो गई? 6 लाख। 2017 में आपके पास फर्नीचर 8 लाख का था, अब वो फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया? 6 लाख। तो लॉजिकली फर्नीचर कम हो गया। क्यों कम होगा? कि बच्चों आपने उसको सेल किया है। सेल क्या मतलब? उसके पास आपके पास क्या आने वाले हैं? कैश आने वाले हैं। तो ऐसा बोलूंगा कि अगर हमारी कोई भी असेट डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब हमने उसको सेल किया है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा। तो शॉर्ट में याद रखिए, कोई भी असेट इंक्रीज हो रही है तो आउटफ्लो, कोई भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है लास्ट ईयर की कंपेयर में, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनफ्लो। तो बच्चों ये हमारा हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
कीवर्ड्स और कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है इतना आपको पता हो तो रोकड़े मार के बच्चों 4 में से 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब प्रैक्टिकली आप सोचो फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है। फाइनेंस का मतलब पैसे लाना। अगर मैं लोन लेता हूं बैंक से तो वो फाइनेंस हुआ। अगर मैं कार लोन लेता हूं तो मेरे लिए क्या हुआ बच्चों, फाइनेंस। अगर मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं और शेयर इश्यू कर रहा हूं तो भी फाइनेंस हुआ, क्योंकि पब्लिक से मैं क्या ले रहा हूं, पैसा। तो एक एक चीज याद रखिए, फाइनेंस का मतलब किसी से हमें पैसे लाने हैं। बच्चों मैं अगर बैंक से लोन ले रहा हूं तो फ्री में तो नहीं मिलेगा ना, मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मैं कोई टाटा कंपनी के शेयर्स परचेस करता हूं तो सामने मुझे क्या करने पड़ेंगे बच्चों, लॉजिकली है मेरे जितने भी शेयर होल्डर है उनको क्या देने पड़ेंगे, मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो बच्चों आप याद कर दिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मीन्स आप कहीं से पैसे लाते हो। पैसे लाने के सोर्सेज क्या है, कंपनी के लिए शेयर्स है, डिबेंचर है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। सीधी बात है ना, कंपनी को पैसे लाने के सोर्स क्या है, शेयर्स है, डिबेंचर है, बैंक लोन है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये कंपनी के सारे क्या है, सोर्सेस है। ये सोर्सेस आपके क्या हो जाएंगे, फाइनेंस हो जाएंगे। तो बच्चों 4 वर्ड आए, शेयर्स आए, डिबेंचर आए, बैंक लोन आए और बैंक ओवरड्राफ्ट आए। ये वर्ड आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग। अगर आप फाइनेंस करते हो तो मैंने बताया इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या करना पड़ता है बच्चों, पेड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पेड। तो लॉजिकली इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड वो फाइनेंसिंग में होगा, लेकिन इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी में होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये चीज आपको कभी भूलना नहीं है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में आता है, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कहां पे आता है, इन्वेस्टिंग में। तो बच्चों ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। अब लॉजिकली है बच्चों, अगर मैं पहली बार शेयर इश्यू कर रहा हूं तो मेरे पास कैश आएगा, पब्लिक को शेयर्स मिलेगा। तो इश्यू ऑफ शेयर्स कैश हमारे बिजनेस में आ जाता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर हमारे बिजनेस में कैश आ जाता है। हम अगर लोन लेने जाए तो बैंक हमें पैसा देती है, तो लॉजिकली हमारे पास कैश आता है। अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज लेने जाए तो बैंक हमें कैश देती है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाती है, इनफ्लो। तो बच्चों शेयर इशू करूं, डिबेंचर इशू करूं, बैंक से लोन लाऊं, बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज लूं, तो मेरे पास कैश आएगा, इसलिए क्या होगा बच्चों, मेरे लिए इनफ्लो होगा। लेकिन लॉजिकली है बच्चों, इनसे जो पैसे लिए हैं फ्यूचर में 5, 10, 15 साल के बाद क्या करने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब रिटर्न। क्या होता है, रिटर्न। रिटर्न हमें देना पड़ता है। तो लॉजिकली रिडम्पशन ऑफ इक्विटी के शेयर्स वापस देने पड़ते हैं, डिबेंचर के पैसे वापस देने पड़ते हैं, लोन के पैसे वापस देने पड़ते हैं, ओवरड्राफ्ट के पैसे वापस देने पड़ते हैं, या हमने जिन से लोन लिया है, जिन जिन लोगों को क्या है शेयर इशू के, उनको इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड करना पड़ता है। पेड करेंगे तो लॉजिकली हमारी जेब से क्या हो जाएगा, कैश जाएगा। तो लॉजिकली जब आता है पैसा, इश्यू करते हैं तो पैसे आते हैं, और जब उनको रिडीम करते हैं तो बिजनेस में वैसे चले जाएंगे। आपकी बुक में कैसे दिया होगा वो भी मैं आपको बता दूं। पर्टिकुलर्स 2018 और 2019। अब ध्यान रखो, इक्विटी शेयर्स 10 लाख और 12 लाख। 2018 में मेरे इक्विटी शेयर्स कितने थे, 10 लाख। अब कितने हो गए, 12 लाख। यानी कि मेरे इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हुए। पहले 10 लाख थे इक्विटी कैपिटल, अब 12 लाख हुआ। तो लॉजिकली अब इंक्रीज हुआ का मतलब बच्चा हमारे जेब में पैसे आए हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब पैसे आए, तो 2 लाख इनफ्लो में आएगा। कहां पे आएगा, इनफ्लो में। यानी कि बच्चों अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो इनफ्लो। इन्वेस्टिंग से उल्टा, इन्वेस्टिंग में क्या था, इंक्रीज हो रही है तो आउटफ्लो, लेकिन यहां पे इंक्रीज हो रही है तो इनफ्लो। लेकिन डिक्रीज हो रही है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या हो रही है, डिक्रीज, तो उसका मतलब आउटफ्लो। डिक्रीज का मतलब फॉर एग्जांपल डिबेंचर पहले 5 लाख का था, अब हो गया 2 लाख। कितना डिफरेंस आया, 3 लाख का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया, 3 लाख। पहले 5 लाख था, अब कितना हो गया, 2 लाख। तो 3 लाख का डिफरेंस आया, जिसको हम बोलेंगे रीडिंग, उसका मतलब हमने वापस किया। तो डिक्रीज का मतलब हमारे लिए आउटफ्लो में लिखना है। कहां पे लिखना है, आउटफ्लो में। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि आपको मैंने इन्वेस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग, उसका पूरा कंसेप्ट समझा दिया, और कंसेप्ट में आपको मैंने कीवर्ड्स भी बता दिए। एक बच्चों लास्ट में आपको मैं समरी बता देता हूं, जो समरी आपको कहीं ना कहीं काम आ सकता है। ये कीवर्ड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये सारे कीवर्ड्स आए तो लॉजिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, ये सारे वर्ड्स आए तो लॉजिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, और ये सारे वर्ड्स आए तो लॉजिकली कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग। डेटर, क्रेडिटर, परचेस, सेल्स, इनकम टैक्स तो ऑपरेटिंग में आएगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड,
ये सारे वर्ड्स हो गए तो इन्वेस्टिंग में बाइफरकेट होगा, लेकिन शेयर्स, डिबेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड तो लॉजिकली किसमें होगा, फाइनेंसिंग में। और एक शॉर्टकट साथ में बच्चों में बता देता हूं, अगर इन्वेस्टिंग में इंक्रीज हो रही है लास्ट ईयर के कंपेयर में तो आउटफ्लो, लेकिन डिक्रीज हो रही है तो इनफ्लो। इससे उल्टा ही यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो इनफ्लो लास्ट ईयर के कंपेयर में, और डिक्रीज हो रही है तो लॉजिकली आउटफ्लो। तो बच्चों ये है आपका कंसेप्ट, ये है आपकी समरी नोट्स, पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में से ही है, जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो पहले क्या करो पता है, उसका पूरा फॉर्मेट बना दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बना दो आपकी बुक्स में, पहले लिख दो पर्टिकुलर अमाउंट, फिर आपको फॉर्मेट पता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड लेस लेस टोटल। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को मैं एक बता देता हूँ चीज, जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। जिनको पूरा कंसेप्ट समझना है तो इससे पहले मेरा 30 मिनट का पूरा कंसेप्ट बेस्ड वीडियो है, जहां पे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। वो क्वेश्चन, वो कंसेप्ट समझ के ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपको इजी लगेगा। डायरेक्टली करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बेटर वो वीडियो क्या करो, आप रिफर करो। तो बच्चों ये हमने क्या कर दिया, पूरा फॉर्मेट बना दिया। अब फॉर्मेट बनाने के बाद हम क्वेश्चन पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो तो आपको 2 साल की इंफॉर्मेशन दी है। ये हमारा है पी वाई का मतलब प्रीवियस ईयर, 16 इज अ प्रीवियस ईयर एंड दिस इज अ करंट ईयर, 17 इज माई करंट ईयर। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सारे एक्सपेंस और लॉसेस आएंगे, एक्सपेंस और लॉसेस। यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में याद नहीं रह रहा है तो आपको मैं शॉर्टकट दे दूं, आप कहीं पे वर्क में यहाँ पे ये लिख देना ऐड और लेस। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐड, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो लेस, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो ऐड, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लेस। ये बाजू में लिख देना, जो यहाँ पे ऐड लेस में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर? तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट मेरा 30 था, ये साल का प्रॉफिट कितना है 45। तो मेरा प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो 15,000 का है। कितने का है? 15,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरी कितनी हुई बच्चों? 15,000। तो पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया 15,000। कैसे आया? मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूं, लास्ट ईयर की कंपेयर में मेरा प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है? 15,000। तो 45 माइनस 13 पहले मैंने लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो जो चीज यहाँ पे आएगी वो हमें लिखनी है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, मेरा 70,000 था, अब डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 90,000। डेप्रिसिएशन का मतलब एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस और लॉसेस ये कॉलम में आएंगे। कहां पे आएंगे? यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन। कितना डिफरेंस था बच्चों डेप्रिसिएशन का? 20,000। कितना डिफरेंस था? 20। तो यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है वो कितना लिख दिया? 20,000। क्लियर? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया खत्म और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हो गया खत्म। नेक्स्ट है बच्चों गुडविल। लास्ट ईयर की गुडविल मेरी 55 थी, अब कितनी हुई? 40। गुडविल मेरी कम हुई, कितने की कम हुई? 15,000 की। तो यहाँ आने की मेरे का मतलब है कि इनटेंजिबल एसेट मेरा क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। 55 था अब 40 हो गया, 15,000 डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिक्रीज गुडविल। कितने की डिक्रीज हुई? 15,000 की। कितने की डिक्रीज हुई? 15,000 की। नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्टॉक। स्टॉक यानी कि करंट एसेट, पहले था 45 अब हो गया 60। करंट एसेट मेरी पहले 45 थी, अब क्या हो गई? 60। करंट एसेट इंक्रीज हुई। बच्चों अगर आपने यहाँ पे लिखा है ये वर्किंग नोट आपने, तो करंट एसेट इंक्रीज हो तो क्या करते हैं हम? लेस करते। क्या करते हैं? लेस। तो लॉजिकली मेरी करंट एसेट 45 में से 60 हुई, तो 15,000 मेरी करंट एसेट इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे लिखूंगा इंक्रीजिंग स्टॉक। कितने का हुआ? 15,000। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा स्टॉक क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट देखिए डेटर्स। पहले 90,000 थे, अब 50,000 हो गए। डेटर मेरे कम हो गए, पहले 90,000 थे, अब कितने हो गए? 50,000। तो 40,000 के मेरे डेटर यानी कि मेरी करंट एसेट डिक्रीज हुई। करंट एसेट डिक्रीज हो तो हम क्या करते हैं बच्चों? ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है डिक्रीज डेटर्स। कितने से डिक्रीज हुआ बच्चों मेरा? पहले कितने का था? 90, अब 50 हुआ। तो 40,000 के मेरे डेटर्स क्या हो गए?
डिक्रीज हो गए। तो बच्चों समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आती वो पता होनी चाहिए। नहीं है तो इससे पहले का वीडियो क्या कीजिए रिफर, तो आपका काम हो जाएगा आसान। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर यानी कि करंट लाइब्रेरी 60 थी अब 40 हो गई। पहले मेरी करंट लाइब्रेरी यानी कि क्रेडिटर्स मेरे 60 थे, अब कितने के हो गए 40। तो करंट लाइब्रेरी मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। करंट लाइब्रेरी डिक्रीज हो तो क्या करने का, लेस, यहाँ पे लिखना है डिक्रीज क्रेडिटर्स, डिक्रीज क्रेडिटर। डिक्रीज क्रेडिटर कितने थे मेरे बच्चों, पहले 60 अब 40, यानी कि 20,000 से मेरे क्रेडिटर क्या हो गए, कम हो गए। क्लियर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट बिल्स पेबल, पहले 20 थे अब कितने हो गए 70। बिल्स पेबल पहले 20 थे अब कितने हो गए 70। बिल्स पेबल का मतलब करंट लाइब्रेरी इंक्रीज हुई। करंट लाइब्रेरी बच्चों अगर इंक्रीज हो तो मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखना है इंक्रीज बिल पेबल। कितने का इंक्रीज हुआ 50,000 का। तो मेरी बिल्स पेबल क्या हो गई, करंट लाइब्रेरी इंक्रीज हो रही। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे है मेरा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब असेट्स जो मैंने एडवांस में पे किया है। पहले था 15 अब 10 हुआ, पहले 15 अब क्या हुआ 10। तो लॉजिकली मेरी असेट्स कम हुई, डिक्रीज हुई। असेट डिक्रीज हो रहे तो बच्चों क्या करने का, ऐड करने का, डिक्रीज प्रीपेड एक्सपेंस कितने से 5,000 के। तो वो मैंने लिख दिया 5,000 का करंट असेट्स डिक्रीज। अब बच्चों नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड रिसीव्ड, जो एडजस्टमेंट में दिया है। डिविडेंड रिसीव्ड मेरा इनकम है, क्या है इनकम। आपको मैंने बताया था कोई भी इनकम हो तो लॉजिकली यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा। डिविडेंड रिसीव्ड कितने का है 5,000 का। उसी तरह बच्चों नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड 3,000, ये मेरा एक्सपेंस है, क्या है एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑलवेज ऐड होते हैं तो यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट पेड। कितने का था हमारा बच्चों इंटरेस्ट पेड 2,000 का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट पेड मेरा 3,000 का था, तो इंटरेस्ट पेड यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3,000। और बच्चों यहाँ पे मेरा जो है वो 2,000 था, तो मैं 2,000 कर दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड का मतलब इनकम हुआ। इनकम है तो बच्चों क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। रेंट रिसीव्ड यहाँ पे लेस कर देंगे रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कितने की हुई बच्चों 10,000 थी। तो बच्चों सभी चीज मैंने ऐड लेस कर ली। आपको इसका पता होना चाहिए कि कौन की चीज ऐड होगी, कौन सी चीज लेस होगी। अब बच्चों ये करने के बाद हम प्लस और माइनस करेंगे और आपको टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। तो पहले बच्चों हम 15,000 में ये चीज ऐड कर देंगे, तो 20 + 15 + 3 तो हो गया 39। उसमें से ये चीज माइनस कर देंगे 12,000 तो हो गया 27। ये ऐड कर देंगे तो 40 + 50 + 5 और माइनस ये दोनों का टोटल करके 35। तो बच्चों मेरा जो आंसर है वो आया 87,000। कितना आया 87,000। तो लास्ट एडलेस करके जो मेरी आंसर हो जाएगी वो बच्चों कितने की होगी 87,000। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों आपका पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले जो क्वेश्चंस है उसमें आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज ऐड हो रही है और कौन सी चीज लेस, वो पता चल गया तो बच्चों आपका काम हो जाएगा आसान। तो बच्चों ये ऑपरेटिंग रेशियो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी।